बर्फीले आर्कटिक बेस पर भारतीय सेना के 3000 जवान तैनात होंगे। रूस के आसमान में भारत के 10 फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं और रूस के समंदर में भारत के 5 जंगी जहाज गश्त लगाएंगे। यह कहानी अब हकीकत होने जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत और रूस के बीच बेहद अहम सैन्य समझौता लागू हो गया है। इस डील का नाम है रेलॉस, यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो भारत अब आधिकारिक तौर पर रूस की जमीन, आसमान और समंदर में अपनी सैन्य ताकत और उपकरणों को तैनात कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना हैरान करने वाला क्या है, क्योंकि भारत और रूस तो बहुत पुराने दोस्त हैं। दरअसल बात सिर्फ दोस्ती की नहीं, टाइमिंग और इसके ग्लोबल असर की है। इस एक समझौते ने हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भारी बेचैनी पैदा कर दी है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि रूस भारत पर दांव लगाकर बड़ी गलती कर रहा है। वहीं अमेरिका और यूरोप के देश भी इस डील को बहुत गहराई से मॉनिटर कर रहे हैं। तो आखिर इस रेलॉस समझौते में ऐसा क्या है जिसने दुनिया भर की कूटनीति में इतनी हलचल मचा दी है? क्या भारत अब किसी के दबाव में नहीं है और सिर्फ अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है? आज की वीडियो में इसी रेलॉस एग्रीमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तथ्यों के साथ समझाऊंगी कि इसके असली मायने क्या हैं और इसका असर भारत की सुरक्षा रणनीति पर कैसे पड़ने वाला है। भारत की सुरक्षा रणनीति के इस नए अध्याय को समझने के लिए हमें इसकी टाइमलाइन पर गौर करना होगा। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। रेलॉस समझौते की नींव तो काफी पहले रखी जा चुकी थी। 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में इस पर औपचारिक दस्तखत किए गए। दोनों देशों के बीच कागजी कार्रवाई होने के बाद 12 जनवरी 2026 को यह पूरी तरह से लागू हो गया। इस बात पर पक्की मोहर तब लगी जब हाल ही में 18 अप्रैल 2026 को रूस के आधिकारिक कानूनी पोर्टल ने इस समझौते के दस्तावेज दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिए। इन दस्तावेजों के बाहर आते ही कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर रेलॉस क्या है और इससे हासिल क्या होगा? कहीं भारत रूस की तरफ से कोई जंग तो नहीं लड़ने जा रहा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, कोई सैन्य गठबंधन या युद्ध का ऐलान नहीं है। इसका मतलब है कि भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे की सुविधाओं का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए कर सकेंगी। सार्वजनिक हुए दस्तावेजों के आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। इस डील के तहत भारत और रूस एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर अधिकतम 3000 सैनिक एक साथ तैनात कर सकते हैं। साथ ही 10 सैन्य विमान, जिनमें फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा 5 वॉरशिप्स यानी युद्धपोत भी तैनात किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सैनिक और हथियार रूसी बेस पर और रूस की सेना हमारे यहां रह सकेगी। बिना किसी शक के ये दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक भरोसे का प्रमाण है। लेकिन रूस के इतने बड़े नक्शे पर भारतीय सेना तैनात कहां होगी? जानकारी के मुताबिक भारत को रूस के आर्कटिक क्षेत्र और सुदूर पूर्वी बेस तक पहुंच मिलेगी। विशेष तौर पर हमारी नौसेना रूस के मुर्मांस्क और सेवेरोमोर्स्क में मौजूद विशाल बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेगी। ये वो इलाके हैं जहां कड़ाके की ठंड और बर्फीला माहौल होता है। यहां तैनाती से हमारे जवानों को एक्सट्रीम कंडीशंस में ट्रेनिंग का भी अलग अनुभव मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, सैनिक और जंगी जहाज दूसरे देश के बेस पर करेंगे क्या? दरअसल आज के समय में किसी भी सेना की ताकत सिर्फ उसके हथियारों से नहीं बल्कि उसकी पहुंच से तय होती है। मान लीजिए भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत आर्कटिक की तरफ किसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर गया है। पहले हमारे जहाजों को हजारों किलोमीटर दूर ईंधन या मरम्मत के लिए किसी ठिकाने की तलाश करनी पड़ती थी, जो काफी महंगा और थकाऊ होता था। अब रेलॉस के जरिए हमारे जहाज रूस के बंदरगाहों पर रुक सकते हैं। वहां उन्हें ईंधन, राशन, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की पूरी सुविधा मिलेगी। ठीक इसी तरह जब रूसी नेवी हिंद महासागर से गुजरेगी तो वो भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकेगी। सेना में एक कहावत है, शौकिया लोग हथियारों पर बात करते हैं लेकिन प्रोफेशनल्स लॉजिस्टिक्स पर काम करते हैं। रेलॉस इसी दूरदर्शी सोच का नतीजा है।
इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबी दूरी के सैन्य अभियानों में दोनों देशों के बहुत सारे पैसे और वक्त की बचत होगी। ये सुविधाएं सिर्फ शांति के समय होने वाले युद्धाभ्यासों तक सीमित नहीं है। युद्ध, संघर्ष या किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में भी नियम लागू रहेंगे। अगर अचानक कोई रेस्क्यू मिशन चलाना पड़े तो ये लॉजिस्टिक सपोर्ट बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। फिलहाल कूटनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए इस समझौते को शुरुआती तौर पर 5 साल के लिए लागू किया गया है, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है। दस्तावेजों में ये प्रावधान है कि अगर दोनों देश चाहें तो 5 साल के बाद इसे आपसी सहमति से आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों सेनाओं का एक दूसरे के सिस्टम के साथ ढलने का यह मौका नई शुरुआत नहीं है। इस रेलॉ समझौते की असली जमीन आज से कई दशकों पहले तैयार हो चुकी थी। इसको गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। बात अगस्त 1971 की है। उस समय भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर दस्तखत किए थे। ये वो वक्त था जब चीन और अमेरिका के संभावित गठजोड़ से भारत की सुरक्षा को बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए भारत को एक पक्के और भरोसेमंद साथी की सख्त जरूरत थी। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना खतरनाक जंगी बेड़ा USS एंटरप्राइज भेज दिया था, इसके जरिए भारत पर मानसिक और सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। तब सोवियत संघ ने बिना वक्त गंवाए व्लादिवोस्तोक से अपनी परमाणु पनडुब्बियां और नौसेना भारत के लिए रवाना कर दी। उस एक ऐतिहासिक घटना ने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में कौन किसके साथ खड़ा है। वो भरोसा आज भी दोनों देशों की कूटनीति का सबसे मजबूत पिलर बना हुआ है। यही वजह है कि हमारी सेना और रूसी हथियारों का अटूट रिश्ता बन गया। अगर हम आज के सैन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारी सेना के करीब 60 से 65% हथियार और उपकरण रूसी मूल के ही हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों में रूस की तकनीक गहराई तक रची बसी है। आसमान में गश्त लगाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हों या जमीन पर मोर्चा संभालने वाले T-90 भीष्म टैंक, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी असल में रूसी जहाज ही है। यह रूसी नौसेना में एडमिरल गोशकोव के तौर पर कार्यरत था। इसके अलावा हमारे आसमान की सुरक्षा करने वाला ताकतवर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमने रूस से ही लिया है। लेकिन समय के साथ दुनिया बदली और ये रिश्ता भी। अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहा, हम दुनिया के सामने बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और मॉस्को इस बात को अच्छी तरह समझता है। इसलिए सिर्फ हथियार मांगने के बजाय दोनों देशों ने उन्हें मेक इन इंडिया के तहत साथ मिलकर बनाना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बेहतरीन और सफल उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है, जिसे भारत के DRDO और रूस ने मिलकर बनाया है। ये प्रोजेक्ट इतना सफल है कि अब भारत इसे फिलीपींस जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अमेठी में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत लाखों AK-203 असॉल्ट राइफल्स भी दोनों देश मिलकर तैयार कर रहे हैं। यानी जो सफर हथियारों की खरीद से शुरू हुआ था, वो अब तकनीक साझा करने और रेलॉस के जरिए एक दूसरे के अड्डों के इस्तेमाल तक पहुंच गया है। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है। आज हालात 1971 वाले नहीं हैं। आज रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगा रखी हैं। तो ऐसे मुश्किल वक्त में भारत अपना कूटनीतिक बैलेंस कैसे बना रहा है? जवाब है अपनी शर्तों और अपने राष्ट्रीय हितों के दम पर। देखिए, आज की दुनिया 1971 वाली नहीं है, जब दुनिया मुख्य रूप से 2 गुटों में बटी थी और चीजें थोड़ी साफ थी। अब वैश्विक हालात बहुत पेचीदा हो चुके हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच लंबा युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप ने मॉस्को पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ एशिया में चीन बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत के रूप में भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। चीन के इसी आक्रामक रुख ने समीकरण बदल दिए हैं। बीजिंग की नौसेना हिंद महासागर से लेकर रूस के आर्कटिक तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। ऐसे माहौल में नई दिल्ली ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का रास्ता चुना है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं है। हम किसी महाशक्ति के दबाव में फैसले नहीं लेंगे, बल्कि हमारे कदम इस बात से तय होंगे कि भारत का फायदा किसमें है। यही वजह है कि भारत अब रक्षा मामलों में सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हमारी सेना अपनी जरूरतों को अलग अलग देशों से पूरा कर रही है, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। हम आसमान की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं,
तो वहीं अमेरिका से भी हमने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और P-8I जैसे बेहतरीन समुद्री टोही विमान खरीदे हैं। पश्चिमी देशों के साथ हमारे रक्षा सौदे लगातार बढ़ रहे हैं, जो हमारी सेना के आधुनिकीकरण का अहम हिस्सा है। लेकिन इस कूटनीति की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका और फ्रांस से अरबों डॉलर के हथियार खरीदते हुए भी भारत ने रूस से अपनी पुरानी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने लगातार ये दबाव बनाया कि भारत मॉस्को से दूरी बना ले, मगर नई दिल्ली का रुख बिल्कुल साफ और सधा हुआ रहा। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि हमारी रक्षा जरूरतें और हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत अहम है। जब यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब भारत ने पश्चिमी दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदा। इससे न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला, बल्कि देश के आम लोगों पर भी पेट्रोल डीजल की महंगाई की बड़ी मार पड़ने से बच गई। इसके अलावा तमिलनाडु का कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस की मदद से ही चल रहा है, जो भारत की लंबी अवधि की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ा रोल निभा रहा है। हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में से हैं जिसका अमेरिका के साथ भी सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौता है और अब रूस के साथ भी। यानी भारत एक ही वक्त में वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। पश्चिमी देशों से संबंध खराब किए बिना रूस के साथ अपनी सैन्य सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भले ही भारत के इस शानदार बैलेंसिंग एक्ट ने दुनिया भर के जानकारों को हैरान किया हो, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। वहां अलग ही बेचैनी और खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की चिंता का असली कारण समझने के लिए हमें इस्लामाबाद के थिंक टैंक और वहां के रणनीतिकारों के नजरिए को देखना होगा। जब से रेलॉस एग्रीमेंट की जानकारी सार्वजनिक हुई है, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों में बौखलाहट नजर आ रही है। इसी कड़ी में एक नाम आया है डॉक्टर आतिया अली काज़मी का। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट किसी एक्सपर्ट के विश्लेषण से ज्यादा पड़ोसी देश की कूटनीतिक खींच दिखाई देती है। डॉक्टर काज़मी का तर्क है कि मॉस्को इस समझौते के जरिए दोस्ती नहीं निभा रहा, बल्कि स्ट्रेटेजिक हेजिंग कर रहा है। हेजिंग का मतलब होता है अपने जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग जगहों पर दांव लगाना। काज़मी का मानना है कि भारत सिर्फ पुराने रूसी हथियारों को चालू रखने और स्पेयर पार्ट्स हासिल करने के लिए ये लेन देन कर रहा है, जबकि अंदरूनी तौर पर दिल्ली पूरी तरह पश्चिमी देशों के खेमे में जा चुकी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर काज़मी ने लगे हाथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी भी दे डाली है। उनका दावा है कि रूस भारत पर दांव लगाकर बहुत बड़ी भूल कर रहा है। काज़मी ने यहां तक कह दिया कि वॉशिंगटन ने भी एशिया में भारत पर भरोसा करके धोखा खाया है और अब मॉस्को भी उसी राह पर है। उनके मुताबिक एशिया का अगला लीडर दिल्ली नहीं, बल्कि बीजिंग या शंघाई में से कोई एक होगा। अब जरा इन दावों का रियलिटी चेक करते हैं। एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो ये कोई रणनीतिक आकलन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल हताशा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के प्रभाव को काउंटर करने के लिए किसी ना किसी सुपर पावर की छतरी के नीचे रहा है। दशकों तक उसने खुद को अमेरिका के फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर पेश किया और खूब आर्थिक सैन्य मदद बटोरी। लेकिन आज के दौर में वही अमेरिका भारत का बड़ा ग्लोबल साझेदार बन चुका है। जब वॉशिंगटन ने इस्लामाबाद से दूरियां बढ़ानी शुरू की, तो पाकिस्तान ने मॉस्को के करीब जाने की कोशिशें तेज कर दी। उन्हें लगा कि चीन की मदद से वो रूस के साथ नया कूटनीतिक समीकरण बना लेंगे, लेकिन रेलॉस समझौते ने उसके इस मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। इस्लामाबाद ये देखकर परेशान है कि उनका नया संभावित दोस्त रूस भारत के साथ अपनी सैन्य पहुंच और साझेदारी को पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा कर रहा है। रही बात चीन के एशिया का बेताज बादशाह बनने की, तो ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि आज दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के एकाधिकार और उसकी विस्तारवादी नीतियों को चुनौती देना चाहती है। ग्लोबल सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकालने की मुहिम में दुनिया को भारत ही सबसे मजबूत और भरोसेमंद विकल्प नजर आ रहा है। पाकिस्तान की असल तकलीफ यह है कि वो खुद भारी कर्जे और अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, जबकि उसी वक्त में भारत आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक अपनी नौसेना के लिए नए और मजबूत ठिकाने तैयार कर रहा है। उसका ये दर्द उसके एक्सपर्ट के बयानों में छलकना लाजमी है। अगर हम इस पूरे रेलॉस समझौते का निचोड़ निकालें,
तो मामला सिर्फ सैनिकों या युद्धपोतों की तैनाती तक सीमित नहीं है। असल में ये समुद्री सीमाओं को पार करके ग्लोबल पावर बनने की तरफ उठाया गया बहुत सोचा समझा कदम है। जब चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम पर हिंद महासागर में हमारे इर्द गिर्द जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है, तब हमारी नौसेना सिर्फ अपने तटों की पहरेदारी तक सिमट कर नहीं रह सकती। यहां पर यह डील असली गेम चेंजर साबित होती है। अब भारतीय नौसेना की पहुंच रूस के आर्कटिक पोर्ट्स तक हो गई है। यहां मैं आपको बता दूं कि यह वही इलाका है जहां चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताकर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे में वहां भारत की सैन्य मौजूदगी बीजिंग के लिए करारा रणनीतिक झटका है। दूसरी तरफ जब रूसी जंगी जहाज हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे बंदरगाहों पर लंगर डालेंगे तो ये इंडो पैसिफिक में चीन की मनमानियों को रोकने का बड़ा जरिया बनेगा। इस पूरी कूटनीतिक जीत की सबसे दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। आज के वक्त में जब पूरी दुनिया खेमों में बंटती नजर आ रही है, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क बन गया है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया है। एक तरफ हमारे पास अमेरिका के साथ लेमोए जैसा अहम लॉजिस्टिक एग्रीमेंट मजबूती से काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब रूस के साथ रेलॉस भी पूरी तरह जमीन पर उतर चुका है। हमने वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों महाशक्तियों को अपने साथ खड़ा रखा है, वो भी बिना किसी की शर्तों के आगे झुके। आज के इस उथल पुथल वाले वैश्विक माहौल में भारत बिना कोई शोर मचाए अपने रणनीतिक मोहरे सेट कर रहा है। यह हमारी उसी नई और निडर कूटनीति का असर है जिसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आखिर में एक सवाल आपके लिए। क्या आपको लगता है कि भारत की कूटनीति भविष्य में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को पूरी तरह बेअसर कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।